Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will start a new topic of Gauss theorem from first unit electrostatic of third chapter electrostatic potential and flux. Today's topic is very important. Very. That means in our exam related to Gauss theorem, always one question is asked. So today's topic is very important and its application is also important that we will discuss further. Okay, what is Gauss theorem? First of all, its definition. In last video we discussed that what is electric flux. It is a scalar quantity, how it can be positive, negative and zero. We discuss all the parameters of electric flux, and today's topic, how the Gauss theorem helps in calculating electric flux. समझेंगे इसे आप ध्यान से. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. डेफिनेशन है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस. थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ध्यान रखना क्लोज्ड सरफेस होना जरूरी है, और इसी क्लोज्ड सरफेस को हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस. गॉस थ्योरम के ऊपर गॉसियन सरफेस. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है किसी भी क्लोज सरफेस से. तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, इन वैक्यूम, अगर ये सरफेस जो है वो वैक्यूम में है या एयर में है, इन एयर और वैक्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट. ये एप्सिलॉन नोट हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अगर आप इस क्लोज सरफेस को किसी मीडियम में प्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा. दैट मीन्स परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम होगा. अभी हम एयर लेके चल रहे हैं तो कितना होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed in that surface. ठीक है, यहां पे ध्यान से देखें. ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है. अगर हम उस क्लोज सरफेस को एयर में रखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स होगी. और उस क्लोज्ड सरफेस के, क्लोज सरफेस होगी तो उसके अंदर जो नेट चार्ज होगा उसके इक्वल मल्टीप्लाई में करेंगे. तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे लिखते हैं, फाई ई. अब यहां पे हम अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने लिखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन सरफेस एरिया. ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी थे. स्मॉल सरफेस एरिया है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैसा होगा, स्मॉल होगा. बट यहाँ पे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इस स्मॉल सरफेस को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम कंप्लीट सरफेस एरिया कवर कर पाएंगे. तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सरफेस है. अब ये कहता है, ये तो चलो एक ही टर्म्स होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही लिखा हमने इस तरीके से. बट गॉस थ्योरम क्या कहता है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स होगी. किसके टाइम्स होगी, मल्टीप्लाई में चार्ज इनक्लोज. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड. इन लिखा है मैंने, जो क्लोज्ड सरफेस होगी उसके अंदर का चार्ज लेना, उसके बाहर अगर कोई चार्ज है तो वो कोई भी रोल प्ले नहीं करता इन कैलकुलेटिंग. ऑलवेज जो इनसाइड का चार्ज होगा क्लोज सरफेस के, उसी को कंसिडर करना है. तो ये इस गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल टर्म्स थी. तो यहाँ पे हमने इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा. अब इसका एक प्रूफ देख लेते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है. यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा, उस चार्ज की वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं Q1 रखी, या Q भी रख सकते हो. एक चार्ज रखा और मुझे प्रूफ करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नोट होगी. तो मैं इस चार्ज से R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस है इस चार्ज से, R डिस्टेंस पे इस चार्ज को क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गॉस थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब क्लोज करोगे. और क्लोज्ड सरफेस को हम यहाँ पे नाम देते हैं गॉसियन सरफेस. तो गॉसियन सरफेस की कंडीशन होती है कि उसकी सभी सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
सेम रहनी चाहिए। तो अगर मैं इस चार्ज से r डिस्टेंस इधर आऊंगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी होगी, r डिस्टेंस इस साइड में जाएंगे तब भी r डिस्टेंस इधर, किसी भी डायरेक्शन में आप मूवमेंट करेंगे तो डिस्टेंस अगर सेम है तो चार्ज तो वही था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक स्पीयर बनेगा, स्पीयर। और अगर ये स्पीयर है तो यहाँ पे ये क्लोज्ड होगा, जैसे फुटबॉल की स्ट्रक्चर होती है कंप्लीटली क्लोज्ड, तो यहाँ पे क्लोज स्ट्रक्चर बन गई। इसकी पूरी बाउंड्री पे कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा। इसका मतलब ये क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस है। लेकिन अब हमें ये प्रूव करना है ई डॉट डी एस, कंप्लीट सरफेस एरिया तो नहीं ले सकते। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज मानता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस बाउंड्री पे वो किधर होगी, अवे होगी। पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है। इलेक्ट्रिक ये जो सरफेस एरिया है उसका स्मॉल पोर्शन लेना है, तो इस पूरी बाउंड्री को एक साथ कवर नहीं कर रहे। जैसे फुटबॉल में पैचेस होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के, तो उसका एक छोटा सा पोर्शन ले रहा हूं, बहुत स्मॉल सा। तो मैंने यहाँ पे भी इस सरफेस एरिया का एक स्मॉल सा पोर्शन कंसिडर किया, ये यहाँ पे। और सरफेस एरिया दैट मीन्स हमने एरिया वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लास्ट वीडियो में, तो ये एरिया वेक्टर बन गया। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इस डायरेक्शन में आओगे तो वो इनसाइड में, सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी एरिया वेक्टर की, आउटसाइड के टर्म्स में। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा ds। किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन के लिए हम एन वेक्टर को लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एन वेक्टर डायरेक्शन कौन बताएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों के बीच में 0 डिग्री। अब मुझे ये प्रूव करना है कि स्मॉल ए पोर्शन के थ्रू जो भी फ्लक्स पास होगा उसका इंटीग्रेशन अगर करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, और उसकी वैल्यू जो होगी वो Q अपॉन में एप्सिलॉन होगी। अब अगर मैं ये कहूं कि इस चार्ज की वजह से इस स्मॉल सरफेस एरिया पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का, KQ अपॉन में R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ds एरिया, इस स्मॉल पोर्शन पे अगर कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस है, चार्ज की वैल्यू पता है, कितनी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, KQ1 अपॉन में डिस्टेंस है R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता था, डायरेक्शन हमने इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी टोटल जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, स्मॉलर के थ्रू कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी है, कहीं पे भी आप एरिया कंसिडर करते हैं तो उतना ही रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सरफेस एरिया ये था, इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, ई डॉट डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो कितना होगा, कोस थीटा, और थीटा जो होगा वो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 डिग्री। कोस 0 होता है 1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर करूंगा, यहाँ पे स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पोर्शन पूरी बाउंड्री पे करेंगे तो डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है पूरी सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, आउटसाइड में आ गया। सरफेस एरिया ds था तो यहाँ पे ds लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पूरी बाउंड्री पे सरफेस पे हमें पता थी कितनी वैल्यू है, KQ1 अपॉन में R स्क्वायर। और यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रेशन करते हैं सरफेस एरिया का, ऐसे स्मॉल स्मॉल सरफेस एरिया पूरा करेंगे तो पूरा स्पीयर का सरफेस एरिया आएगा। और कंप्लीट स्पीयर का सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है यहाँ पे, KQ1 अपॉन में R स्क्वायर। और कंप्लीट स्पीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि स्पीयर की रेडियस R। K आपको बहुत अच्छे से पता है, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q1 और यहाँ पे R स्क्वायर, और ये सरफेस एरिया था 4 पाई R स्क्वायर। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर एयर है तो यहाँ पे K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। कोई मीडियम होता क्लोज सरफेस में तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन होता, तो वहां पे एप्सिलॉन टाइम्स आता। तो यहाँ पे लिखें तो इस R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, पाई से 4 से ये 4 पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ पे एक ही टर्म्स बची और वो कितनी थी, Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमने लिया था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, Q1। अब Q1 जो था, जो आपने सरफेस ये बाउंड्री क्लोज्ड की
उस क्लोज्ड बाउंड्री के इनसाइड में कितना चार्ज था, ओनली इनसाइड का कंसिडर करेंगे, आउटसाइड का कोई मतलब नहीं रखता। तो यहाँ पे कितना होगा, इनसाइड में चार्ज कितना था इस पूरे स्फीयर के, Q1 था। तो जो इनसाइड में है और बीच में कैसा था, चार्ज और बाउंड्री के बीच में एयर था, तो एयर में कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, तो Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और उसको प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड की। ये गोस थ्योरम का प्रूफ था कि कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो हम उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। कहीं पे चार्ज पूछे तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब गोस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के काम आ सकती है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करने के काम आ सकती है, कहीं पे किसी नेट सरफेस के थ्रू चार्ज कितना होगा तो वो कैलकुलेट करने में हम यूज कर सकते हैं। तो इसकी एक वाइड एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।